I welcome you once again on my channel, and this time I am talking about gender sensitive pedagogy. So let's start. First of all, we have to know about gender. Understanding gender. जेंडर को समझना सबसे पहले पड़ेगा अगर हम जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो। अगर हम हिंदी में देखें तो जेंडर और सेक्स के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लिंग, लेकिन इंग्लिश में दो शब्द हैं, जेंडर और सेक्स। जो सेक्स है उसकी बायोलॉजिकल ओरिजिन है, यानी कि वो बायोलॉजी से डिटरमिन होता है कि वो फीमेल है या मेल है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स। बट जो जेंडर है उसकी उत्पत्ति बायोलॉजिकल नहीं है, उसकी उत्पत्ति सोशियोलॉजिकल है, यानी कि समाज ने ये वर्गीकरण किया है इन एडिशन टू बायोलॉजिकल डिफरेंस। बायोलॉजी ने तो जो किया सो किया ही, उसने तो एक मेजर डिफरेंस करके छोड़ दिया मेल और फीमेल के बीच में, बाकी उसका कोई योगदान नहीं है, कोई रोल नहीं है। बाकी जितना डिफरेंस है मेल और फीमेल में वो सब सोशियोलॉजिकल ओरिजिन है। इसीलिए जेंडर को कहते हैं कि ये सोशियोलॉजिकल कोनोटेशन है, यानी कि इसकी व्युत्पत्ति, इसका अर्थ, ये सब समाज से निकल कर आ रहा है। तो इसमें हम तीन महत्वपूर्ण फेमिनिस्ट की बात करेंगे और उससे समझेंगे कि जेंडर क्या है। कमला भसीन मैम के अगर शब्दों में बात करें तो जेंडर रिफर्स टू द सोशियो कल्चरल डेफिनेशन ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि जेंडर क्या है, जो एक व्यक्ति में मतलब एक पुरुष और एक महिला की सोशियो कल्चरल डेफिनेशन, यानी कि सोसाइटी भी अपना रोल प्ले कर रही है और कल्चर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। द वे सोसाइटीज डिस्टिंग्विश मेन एंड विमेन, जिस तरह से जो समाज है वो आदमी और औरत में, देखिए फिर वही बात गलती से निकल जाता है, आदमी में मेन विमेन दोनों आते हैं, लेकिन हम लोग आदमी को अक्सर मेन के संदर्भ में यूज कर लेते हैं। तो पुरुष और स्त्री दोनों में जो विभेद जो सोसाइटी करती है, एंड असाइन देम डिफरेंट सोशल रोल्स, और उनको डिफरेंट सोशल रोल दिए हैं, है ना। ये तो सभी को पता है कि मेन और विमेन को क्या सोशल रोल मिले हैं, जैसे कि जो विमेन है वो हाउस होल्ड संभालेगी, जो पुरुषत्व दिखाने के जो एग्रेसिवनेस एंड प्रोटेक्शन और इस तरीके के काम है वो मेन करेगा। देन जेंडर इज ए मैटर ऑफ कल्चर, ये एना ओकले के कथन से निकल कर आया है कि जो जेंडर है वो कल्चर का विषय है। कल्चर में सब कुछ आ जाता है, द वे वी थिंक से लेके द वे वी डू, द वे वी लिव, द वे वी वेयर क्लोथ्स, एवरीथिंग। कल्चर बहुत बहुत बड़ा टर्म है, सब कुछ अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो ये जो है वो कल्चर का मैटर है, कौन, जेंडर। और वेस्ट एंड जिमरमैन बहुत फेमस इनकी बुक है जेंडर पे, ये क्या कहते हैं कि विमेन डू फेमिनिन थिंग्स, जो स्त्रियां होती हैं उनको स्त्रियोचित गुण करने हैं। अब स्त्रियोचित में जो उचित है वो समाज ने बताया है। एंड मेन डू मैस्कुलिन थिंग्स एंड इट इज जस्ट नेचुरल। इसमें सबसे खास बात जो है वो है इट इज जस्ट नेचुरल, मतलब कि ये आप पर इस तरीके से मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हमने देखा कि विमेन जो है वो फेमिनिन थिंग्स करती आई हैं, मेन जो है वो मैस्कुलिन थिंग्स करते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये नेचुरल है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये बाय बर्थ है। बल्कि ऐसा नहीं है, बाय बर्थ हम वैसे नहीं होते हैं, सोसाइटी हमको वैसा बना देती है। देन हम ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है और इस पर बहुत देर बात की जा सकती है, लेकिन हमने इसको डीलिमिट किया है एजुकेशन तक। तो अगर हम जेंडर की एजुकेशन में बात करें तो क्या बात निकल के आएगी कि होना क्या चाहिए कि जो टीचर है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका निर्माण ये सब बेहतरी के लिए हुआ है, वो किसी प्रकार का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसी जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं फॉलो करेगा। बट एक्चुअली इन प्रैक्टिस क्या होता है कि एक्चुअली टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस perpetuate the already existing discrimination between female and male gender, यानी कि knowingly और unknowingly, directly और indirectly अक्सर टीचर्स यानी कि हम और आप और हमारा जो शैक्षिक संस्थान है वो भी इस विभेदीकरण को और बढ़ाता है। कैसे? जनरली हम क्या करते हैं कि वी मोटिवेट गर्ल्स टू बिकम नर्सेज एंड टीचर्स। व्हाई दिस इज सो? हम क्यों ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को
नर्स बन जाना चाहिए, या टीचिंग उनके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि कहा जाएगा कि टीचिंग जो है वो इमोशनल जॉब है, आपको इमोशनली कनेक्ट होना है अपने स्टूडेंट के साथ सब, और आप टाइमली घर आ जाएंगे। 2 चीज़ें जो इसमें सबसे खास है, उस हिसाब से कहा जाता है कि आपके लिए सूटेबल है। क्यों आपके लिए सूटेबल है? कि आपके लिए जो सोशल रोल मुकर्रर किए गए हैं उससे ये मतलब एक सार है। और बॉयज़ को सॉरी क्या कहते हैं कि बॉयज़ आपको जो है वो स्टेम कोर्सेज लेने चाहिए। अगर आर्ट्स के विषय या कुछ टेंडर विषय या कुछ सॉफ्ट स्किल्स में बॉयज़ एक्सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कंडेम किया जाता है। देन बायोलॉजी है, फिर आगे हम बढ़ें तो ऐसा है तो फिर क्या किया जाए कि बायोलॉजी ने तो नहीं बताया, बायोलॉजी हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हम कहते हैं कि मेल को जो है, जो मेल जेंडर है, जो बॉयज़ हैं उनको स्टेम कोर्सेज ऑप्ट करने चाहिए। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जनरली इसमें विमेन का फीमेल स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट रिटेंशन कम होता है, ड्रॉप आउट ज़्यादा होता है। तो चूंकि सॉरी बायोलॉजी ने कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस नहीं बताया, तो आया कहाँ से डिफरेंस? जब भी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हमेशा नेचर नर्चर डिबेट की बात आती है कि जो हम हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारे गुण हैं, वो क्या हमको प्रदत्त हैं, अपने माँ बाप से मिले हैं, जेनेटिक्स में मिले हैं, हेरिडिटरी है, या हमको वातावरण से मिला है। तो जब कहा जा रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक जैसा है, इसका मतलब कि हमने कहाँ गड़बड़ी की? नर्चरिंग में। हमने नर्चरिंग में वो डिफरेंस लाए, इसलिए वो आउटकम में वो डिफरेंस दिखता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर sorry, all depends upon the nature means environment which we are going to provide both the genders। इसका मतलब कि सब कुछ उस वातावरण पर निर्भर करता है जो कि हम देने जा रहे हैं, किसको? मेल और फीमेल जेंडर को। अच्छा, फिर हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर इक्विटी। देखिए, अक्सर जो होता है हम जेंडर इक्वालिटी शब्द पढ़ते हैं, यही बहुत पॉपुलर है और यही बहुत ज़्यादा मिलता है, और हमको लगता है कि हाँ ये सही बात तो है कि इक्वालिटी मतलब क्या, कि हम सबको इक्वल समझें, सबको एक समान ट्रीटमेंट दें। पर जनरली हम ये बात भूल जाते हैं कि जब जिसको हम समान ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं वो शुरुआत से ही असमान है, तो जब हम उसको समान ट्रीटमेंट देंगे तो एक्चुअली हम क्या करेंगे? उसकी डिफरेंस को बढ़ाएंगे, ना कि उसको कम करेंगे। समझ में आ रही बात? देखिए, आप चित्र से समझ सकते हैं कि सबको हमने एक बराबर ऊंचाई पे खड़ा कर दिया, लेकिन जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो तो जल्दी इजीली पहुंच जा रहा है फल तक, और फिर वो और छोटा है, तो हम क्या करेंगे? जो सबसे ज़्यादा लंबा है उसको हम सबसे कम ऊंचाई पर रखेंगे ना, जो उससे ज़्यादा है उसको थोड़ा और ऊंचा करें, जो उससे भी कम है उसको थोड़ा और ज़्यादा, तब तो हम सबको एक लेवल पे लाएंगे ना। जब हम सबको एक लेवल पर ले आएंगे तब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, और करनी चाहिए। जब तक समान नहीं है, शुरुआत में ही समान नहीं है, हमने जहाँ से बिगिनिंग की है, जहाँ से कोई 0 से शुरू कर रहा है, कोई 10 से शुरू कर रहा है, तो हम दोनों को 10-10 देंगे तो उसको हम 20 पे पहुंचा देंगे जब वो 10 पे पहुंचेगा तो। ये अंतर है। तो इक्वालिटी का क्या मतलब है? सेमनेस, जबकि इक्विटी क्या है? फेयरनेस। तो हमको फेयर होना है, पहले आप फेयर होके सबको एक लेवल पे ले आइए, फिर सबके समान ट्रीटमेंट कीजिए। तो और जेंडर इक्वालिटी क्या है? गिविंग एवरीवन द सेम थिंग, जबकि इक्विटी क्या है? एक्सेस टू द सेम अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले हमको ये सुनिश्चित करना है कि जो अपॉर्चुनिटी है उस तक सबकी एक्सेस समान हो। तो इक्वालिटी कब काम कर सकती है? इट ओनली वर्क्स इफ एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस। और इक्विटी का क्या है? वी मस्ट फर्स्ट इंश्योर इक्विटी बिफोर वी कैन एंजॉय इक्वालिटी। तो पहले हम इक्विटी से सबको एक लेवल पे लाएंगे, फिर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। ये एक समझने वाला पॉइंट है। देन जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी, तो सबसे खास बात इसमें ये है बताने के लिए कि अक्सर हम ये भूल करते हैं कि जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी को हम फीमेल सेंसिटिव पेडागोजी समझ लेते हैं। इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद फीमेल सेंसिटिव पेडागोजी ओनली, बट the pedagogy must be sensitive enough to the need of all genders, that is फीमेल्स भी आएंगे उसमें, मेल्स भी आएंगे, एंड इवन ट्रांसजेंडर्स भी आएंगे। तो आप कहेंगे कि मेल्स को क्या दिक्कत है, उनके संग तो सब अच्छा ही अच्छा है, समाज में जनरली ऐसा लगता है, लेकिन हम उन पर भी तो नॉर्म्स थोपते हैं, उनको भी तो हम सेट पैटर्न में बांध देते हैं कि बॉयज डू नॉट क्राई,
ना। लड़के रो नहीं सकते, वो सबके सामने अपने इमोशंस को शो नहीं कर सकते, वो ये नहीं शो कर सकते कि वो थक गए हैं अगर वो बाहर किसी काम में हैं, कुछ भारी बोझ उन्होंने उठाया है, कुछ पुरुषत्व दिखाने के काम हैं, उसमें उनको हमेशा मैचोइज्म शो करना है और हमेशा एग्रेसिवनेस उनके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके की सारी खास बातें अगर हमने जोड़ दिए हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि सभी उन गुणों को रखते होंगे, तो जो उन गुणों को नहीं रखते होंगे उनको कहीं ना कहीं ये उनके पार्ट पे ये इनजस्टिस हो जाता है? तो सॉरी, तो हमको अपनी जेंडर सेंसिटिव पेडागॉजी में फीमेल्स को भी लेकर चलना है, मेल्स को भी लेकर चलना है। अगर हम इतने अभी यू कैन से कि मॉडर्न नहीं हो पाए हैं या इतने प्रोग्रेसिव नहीं हो पाए हैं कि हम ट्रांसजेंडर्स की बात कर सकें, तो एटलीस्ट हम फीमेल्स के संग मेल्स की तो बात कर ही सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो फीमेल्स होंगी उनको हम कैसे एम्पावर करेंगे, एम्पावरिंग गर्ल्स विद स्किल्स फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनको आप सेल्फ कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको असर्टिवनेस दीजिए थोड़ी सी, स्पीकिंग आउट, ताकि वो बोल सकें, अपने लिए आवाज उठा सकें, डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन हो, एंड निगोशिएशन इन ऑर्डर टू ओवरकम जेंडर बेस्ड कंस्ट्रेंट्स टू देयर एजुकेशन। ये सब हमको देना है किसको, गर्ल्स को, ताकि वो एम्पावर हो सकें। और बॉयज को कैसे एम्पावर करेंगे, है ना, वो हमको लगता है कि वो तो पहले से ही एम्पावर है, लेकिन हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एम्पावरिंग बॉयज विद स्किल्स, सॉरी ये के यहाँ होना चाहिए ना, इसका ये कीपैड का के नहीं ढंग से काम कर रहा है, स्किल्स टू डी-लिंक, हमको डी-लिंक करना है। क्या डी-लिंक करना है, फ्रॉम जेंडर ऑप्रेसिव एटीट्यूड, यानी कि जो उनके अंदर ये एटीट्यूड भर गया है कूट कूट के कि वो सामने वाले को दबा सकते हैं, फीमेल को उनको ऑप्रेस करके रखना है, वो उनसे ऊपर हैं, कहीं अपर एज को बिलोंग करते हैं, इसको डी-लिंक करना है। जो लिंकिंग हो गई है उसके जुड़ाव को खत्म करना है। एंड प्रैक्टिसेस, और क्या प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं, मैचोइज्म, बुलिंग, किसी को भी गिरा देना, रुला देना, तकलीफ दे देना, एंड सेक्सुअल अफ्रॉन्ट्स, एंड टू डेवलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू एक्सेप्ट जेंडर इक्वालिटी पॉजिटिवली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको उनको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से डेवलप करना है कि वो ये समझ सकें कि जो उनका फीमेल काउंटर पार्ट है वो इक्वली केपेबल है और जेंडर इक्वालिटी को वो पॉजिटिवली लेंगे। देन बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। वी कैन प्रिवेंट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, लड़कियां ऐसे करेंगी, लड़के ऐसे करेंगे, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम रोक सकते हैं इस पेडागोजी को फॉलो करके। जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो फीमेल होगी, जो मेल होगा क्लास में, उसको लगेगा कि हाँ हम सबका अस्तित्व है क्लास में, हम सबकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, तो वो एक्टिवली क्लासरूम में, क्लासरूम का जो इंटरेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, डेवलप्स एसेंशियल स्किल्स, कि जो ज़रूरी हमारे कौशल हैं वो हमारे स्टूडेंट सीखेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लर्निंग बेहतर होगी। देन इट मस्ट प्रिवेंट इन सेक्शुअल हैरेसमेंट, अगर हम उनको जेंडर इक्वालिटी पॉजिटिवली लेना सिखा रहे हैं, अगर हम उनका डी लिंक कर रहे हैं जेंडर ऑप्रेसिव एटीट्यूड, तो निश्चित रूप से सेक्शुअल हैरेसमेंट के केसेस में कमी आएगी। एंड टू ओवरकम लो ड्रॉप आउट रेट्स, क्यों, क्योंकि अगर आप स्टडीज़ देखें तो पाया जाता है कि फीमेल्स जब एडोलेसेंट एज में पहुंचती हैं तो उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरीके से नहीं सेटअप उनका है कि वो उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, इन सब विषयों को डील कर सकें, समझ सकें, इसलिए वो स्कूल ही जाना छोड़ देती हैं। जनरली ऐसा अभी भी होता है, पर बहुत कुछ अब सुधार हो गया है, लेकिन अगर हम जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी को फॉलो करेंगे तो ये भी हम रोक सकते हैं या काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। पर हमको जनरली क्या देखने को मिलता है कि टीचर्स इसको यूज़ नहीं करते हैं, तभी तो सारी दिक्कतें हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, अगर इसके पीछे के कारण हम देखना चाहें तो क्या निकल के आएगा, दे आर नॉट अवेयर अबाउट जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी, वो अवेयर ही नहीं है जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी के लिए। या क्या हो सकता है, टीचर्स हैव देयर ओन बायसेस, हम अपने दिमाग में पहले से ही लेकर चल रहे हैं कि लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशनली सेंसिटिव हैं, या हमने ये मान लिया है कि नहीं अगर स्टेम कोर्सेज हैं तो लड़के ही बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके के अगर बायसेस हमारे दिमाग में पहले से हैं तो हम जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। देन नॉट गेट प्रॉपर ट्रेनिंग रिगार्डिंग जेंडर सेंसिटाइजेशन, या तो ये हो सकता है कि टीचर्स को ऐसी कोई मतलब इन सर्विस टीचिंग में या उनकी ट्रेनिंग पीरियड में उनको इस तरीके की जेंडर सेंसिटाइजेशन की कोई ट्रेनिंग ना दी गई हो, तो वो एकदम बिल्कुल इससे अनभिज्ञ हों।
या वो तीनों ना हो तो क्या हो सकता है कि दे कैन फेस चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी। ये हो सकता है कि वो बायस भी नहीं है, उनको पता भी है, उनको ट्रेनिंग भी मिली है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली जब वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन इंडियन पॉलिसीज, क्या हमारे भारतीय नीति नियम क्या कहते हैं जेंडर सेंसिटिविटी पे? तो बहुत सारे हैं पर मैंने सिर्फ 2 लिए हैं इसमें से। एनसीएफ 2005 को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपका नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसने लेटेस्ट जो इसका अपग्रेडेशन यही 2005 का है, उसके बाद से नहीं आया है। उसने बताया है, क्या बताया कि schools being public spaces should be the hallmark of the values of equality, social justice and respect for diversity and of the dignity and rights of children as well। यानी कि जो schools होने चाहिए वहाँ equality होना चाहिए, वहाँ social justice होना चाहिए, वहाँ diversity के लिए respect होना चाहिए, dignity and right of children as well, यानी कि फीमेल और मेल दोनों जेंडर की बात की गई है। तो आपको अगर आप रिविजिट करें अपनी मेमोरीज तो हमें याद आएगा कि हमारी स्कूल बुक्स जो है वो रिवाइज की गई थी एनसीएफ 2005 के बाद, और उसमें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ब्रेक करते हुए दिखाया गया था कि महिला को भी दिखाया जा सकता है कि वो बाहर से आ रही है और पुरुष घर में है। इस तरीके का चित्र हमें अब मिल जाता है देखने के लिए बिकॉज ऑफ एनसीएफ 2005। तो ये एक बड़ा कदम है जेंडर सेंसिटिविटी को लेके। और जब हम अगर अपनी लेटेस्ट पॉलिसी की बात करें जो कि एनईपी 2020 है, वो क्या कहती है? टॉक्स अबाउट जेंडर इंक्लूजन फंड। वो बात करती है कि हमको एक किस तरीके का फंड बनाना है जिससे हम जेंडर को इंक्लूड करके एक टोटली इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कर सकें। और इससे क्या होगा कि टुवर्ड्स इक्विटेबल एजुकेशन फॉर गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स एंड अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग एजुकेशन स्पेंडिंग टू 6% ऑफ जीडीपी। हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है 6% खर्च करना है शिक्षा पर। और जेंडर सॉरी इंक्लूजन फंड की बात करता है एनईपी 2020। ओके, देन we can conclude our topic by saying that gender is not a women's issue, it is a people's issue। हमको ये मानने की गलती नहीं करनी है कि ये औरतों पर बात किए जाने वाला विषय है, बल्कि ये लोगों से जुड़ा हुआ विषय है और सभी को इसके बारे में बात करनी चाहिए, अपना विषय मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए और जेंडर सेंसिटिविटी को फॉलो करना चाहिए। एंड men and women are the two wings of the same bird, as the bird cannot fly with one wing, so our society cannot be developed unless men and women are equally developed। स्वामी विवेकानंद जी इतने सालों पहले ये कह के गए और हम लोगों ने इसको अभी तक नहीं समझा है और फॉलो नहीं कर पाए। तो जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी इज द कॉल ऑफ द आवर, इज द नीड ऑफ द आवर, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू प्रैक्टिस दिस फिलोसफी इन आवर क्लासरूम सो दैट वी कैन develop healthy, happy, and sensitized individuals, not merely male and female ones. Okay, so thank you. It's all from my side, and I hope I will be clear enough to you to comprehending the topic gender sensitive pedagogy. Okay, it's all.